हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल STL क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों लेखक परिचय। यशपाल जी का लेखक परिचय पूरा देखने वाले हैं, जिसमें हम पॉइंट कवर करेंगे रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। ये चार चीज़ें हम कवर करने वाले हैं लेखक परिचय के अंतर्गत। तो यशपाल जी का पूरा विधिवत लेखक परिचय बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। यह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाता है पेपर में, ठीक बच्चों। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है और मैं बहुत सरल तरीके से बताऊंगा, जो कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको वीडियो देखते ही देखते पूरा याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक। पूरा एकदम सरल तरीके से, इस तरीके से आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। और आपको यदि मैं जितने बता रहा हूँ, जैसे जैसे लिखा हूँ, यदि आप पूरा सेम टू सेम लिख करके आते हैं, कोई भी एक नंबर भी नहीं काटेगा। एक नंबर क्या, आधा नंबर भी नहीं काटने वाला है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा यदि आप अच्छे से तैयार करके जाओगे और लिख करके आओगे तो, ठीक। तो चलिए यहाँ पास देख लेते हैं। तो यशपाल जी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि यशपाल जी का जन्म कब हुआ था। 1903 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों? यदि कोई पूछ देता है कि यशपाल जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको बता देना है 1903 में हुआ था, ठीक। और इनकी रचनाएं देख लेते हैं यहाँ पास। रचनाएं क्या क्या हैं? ज्ञानदान क्या है? ज्ञानदान, तर्क का तूफान, धर्म युद्ध, फूलों का कुर्ता और झूठा सच और दिव्या, ठीक। क्या क्या हैं? ज्ञानदान, तर्क का तूफान, धर्म युद्ध, फूलों का कुर्ता, झूठा सच, दिव्या। इस तरीके से आप इनके रचनाएं लिख सकते हैं। और इनकी और कुछ हैं, जैसे उपन्यास है एक अमिता, और पार्टी कारमेट, ठीक, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, ये भी इनकी रचनाएं हैं और इसको लिख सकते हैं। आपके पेपर में दो रचनाएं पूछेंगी, तो ज्ञानदान और तर्क का तूफान लिख सकते हैं, या ज्ञानदान धर्मयुद्ध लिख सकते हैं। आपको दो रचनाएं याद होनी चाहिए। मैं तीन चार इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। यदि कोई आपको रचनाएं याद नहीं हो रहा है तो दूसरा रचना याद कर लो। यदि आपको ज्ञानदान याद हो रहा है, ज्ञानदान याद कर लो। दिव्या याद हो रहा है, दिव्या। झूठा सच हो रहा है तो झूठा सच याद कर सकते हो, ठीक। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास देखिए भाषा, इनकी भाषा देख लेते हैं। भाषा में आपको क्या क्या लिखना है, तो यहाँ पास देखिए, यशपाल ने जनमानस की व्यवहारिक भाषा में साहित्य रचना की है। यानी जनमानस कह सकते हैं जो आमतौर पर बोली जाती है, जो अपने समाज में जो भाषा का प्रयोग की जाती है, उस भाषा का इन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया है, ठीक। उन्होंने तत्सम तथा तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो यशपाल जी ने अपने जो रचनाएं हैं उनकी, उनमें तत्सम शब्द और तद्भव शब्द का बहुत अधिक प्रयोग किया है, और आवश्यकता के अनुरूप अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के शब्द को भी अपनाया है। तो जहाँ पास रचना में अरबी भाषा का, फारसी भाषा शब्दों का और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होना है उचित स्थान पर, यानी आवश्यकता के अनुसार, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम इन शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में इन्होंने किया है, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। यानी यशपाल जी की कविताओं में, रचनाओं में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन सभी चीज़ों का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है, यानी स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया गया है। पात्रों के अनुसार की भी भाषा बदलती रही है, यानी जिस तरीके की रचनाएं रही है, रचनाओं के अनुसार ही इनकी जो भाषाएं हैं वो चेंज होती गई है। यानी कोई भी एक विशेष भाषा के तौर पर इन्होंने रचनाएं नहीं लिखी हैं। जैसे पात्र रहे हैं, जैसे रचनाएं रही हैं, उसी अनुसार इनकी भाषा भी बदलती रह रही है। फिर यहाँ पास देखिए इनकी शैली में क्या क्या लिख कर के आना है। तो शैली में यहाँ पास देखिए, भाषा की तरह भी यशपाल ने विषय, घटना, पात्र आदि के अनुरूप शैली के रूपों को भी अपनाया है। जैसे यशपाल जी ने भाषा का प्रयोग रचनाओं के आधार पर, रचनाओं के अनुसार इन्होंने बदलते रहे। उसी प्रकार क्या किए हैं इन्होंने, घटना, पात्र और विषय के अनुरूप ही इन्होंने अपने शैलियों को भी बदला है, यानी शैलियों का भी अलग अलग प्रयोग किया है, ठीक। फिर यहाँ पास देख सकते हैं
वर्णनात्मक शैली है एक। तो इन्होंने अपने रचनाओं में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। ठीक, तो किसी घटना, वस्तु, व्यक्ति आदि के वर्णन में आपने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। यानी जब ये रचनाएं लिख रहे थे तो रचनाओं में जब किसी घटना का वर्णन करना था, वस्तु का और किसी व्यक्ति के बारे में ये वर्णन करके लिखना था, तो वहाँ उन्होंने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। बहुत ही अच्छा शैली है और इन्होंने इस शैली का बहुत ही अच्छा उचित प्रयोग किया है। ठीक ना। फिर भावात्मक शैली, तो कहानी, उपन्यास, व्यंग आदि में पात्रों की भावुकता को प्रकट करने में इस शैली का प्रयोग किया है। यानी कहानी, उपन्यास और व्यंग रचनाएं जो इन्होंने लिखी हैं उसमें पात्रों की भावुकता, यानी जो पात्र हैं उनकी भावुकता, यानी एक भावुकता कह सकते हैं, एक जिज्ञासा, उसको प्रकट करने के लिए भावात्मक शैली का इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए साहित्य में स्थान, ये चौथा पॉइंट है। आपको यही 4 पॉइंट पूछे जाएंगे तो सभी पॉइंटों को अच्छे से तैयार कर लेना। तो यहाँ पास देखिए यशपाल हिंदी के उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने कलम के माध्यम से झकझोरने वाली सराहनीय कार्य किया है। यानी यशपाल जी हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिन्होंने एक कलम और पेन की बदौलत ऐसे ऐसे कहानी, ऐसे ऐसे रचनाएं, ऐसे ऐसे व्यंग लिखी हैं जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य में बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने किया है। ठीक, हिंदी के प्रगतिशील रचनाकारों में आपका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। यानी हिंदी के जो प्रतिभाशील रचनाकार हैं, जो बहुत बड़े बड़े रचनाकार हैं, लेखक हैं, उनमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यानी सबसे आगे इनका स्थान रहा है हिंदी साहित्य में। हिंदी की रचनाओं में जो कवि हैं, लेखक हैं, इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो इस तरीके से आप इनकी रचनाएं लिख सकते हैं। भाषा, शैली और साहित्य में स्थान, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताने के लिए कोशिश किया है। इस तरीके से आपको कहीं भी वीडियो नहीं मिलने वाला है यूट्यूब में। तो पूरा अच्छे से तैयार कर लेना, और जिन्होंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं किया है, वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट कर लेना और अपने कॉपी पेन में लिख लेना। ठीक, और इसी तरीके से यदि आपको और वीडियो चाहिए और लेखक परिचय, कवि परिचय के, तो जाइए प्लेलिस्ट पर पहले से ही उपलब्ध हैं। कम से कम 50 लेखक और 50 लेखक परिचय और 50 कवि परिचय अपलोडेड है वीडियो। जा कर के देखिए। 9 से 12th क्लास के ऑल कवि और लेखक के पूरे वीडियो अपलोड हैं। बहुत ही सरल तरीके से जा कर के देखिए और याद करिए और तैयार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।